हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल ए टू जेड में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? मतलब एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है रॉटसन, गैलीलियो, राइट ब्रदर या फिर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब रॉटसन ने। तो एक्सरे मशीन का आविष्कार रॉटसन ने किया। अब आप लोग कुछ डिटेल्स देख लीजिए। रॉटसन जो है उनका पूरा नाम विल्हम कॉर्नेड रॉटसन है, जो कि जर्मनी के हैं। 1901 में उन्हें फिजिक्स के एक्सरे के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और रॉटसन ने एक्सरे मशीन की खोज 1895 में की थी। और बाकी जो आपके ऑप्शन थे, गैलीलियो उन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का, और जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का। तो ये बाकी डिटेल्स भी आप लोग नोट कर लीजिए, वो दूसरे क्वेश्चंस में आपको काम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, शक्तिशाली चुंबक किनसे बनते हैं? मतलब पावरफुल मैग्नेट किस चीज़ से बनी होते हैं? आपके ऑप्शन है लोहा, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्र धातु से, मतलब एलॉय से, या फिर एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्र धातु से, या लोह यौगिक से, या फिर लोह चुंबकीय पदार्थों से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकल के मिश्र धातु से। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक दोनों किनारों में होती है, मध्य में कम होती है। मतलब जो मैग्नेट होती है उसके दोनों साइड, दोनों एंड में, पोल्स में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पावर होता है और उसके बीच में सेंटर पॉइंट पे कम होती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। मतलब अगर हम लोग एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दे, मतलब वो फ्रीली मूव कर सके, तो वो ऑलवेज हमारे जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ के अलोंग ही स्टेबल होता है। नेक्स्ट डिटेल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। मतलब मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मतलब न्यू बॉर्न बेबी में बोन्स कितने होते हैं लगभग? आपके ऑप्शन है 210, 206, 300 या फिर 300 190। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 300 बोन्स होते हैं। और मनुष्य में कुल हड्डियां कितनी होती है? मनुष्य में कुल हड्डियां 206 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है? 8 होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को स्टेपिज कहा जाता है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? मतलब हमारा स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? आपके ऑप्शन है अपवर्तन से, विवर्तन से, प्रकीर्णन से, या फिर परावर्तन से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब प्रकीर्णन से, यानी कि जिसको स्कैटरिंग भी कहा जाता है। तो हमारा स्काई का कलर ब्लू स्कैटरिंग की वजह से दिखाई देता है। अब स्कैटरिंग क्या होता है? प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो जिसमें धूल एवं अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब लाइट जब किसी ऐसे मीडियम से पास होता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, या तो डस्ट के या फिर किसी और चीज़ के, तो प्रकाश मतलब लाइट दूसरे दिशाओं में, मतलब ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं। इसी चीज़ को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, मतलब स्कैटरिंग कहते हैं। तो इसी तरह जब सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के परावर्तन में प्रवेश करता है, मतलब जब सन का लाइट हमारे इन्वायरमेंट में एंटर करता है, तो वातावरण में भी हमारे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनसे टकरा कर सूरज का जो वाइट लाइट है वो बिखर जाता है इधर उधर, और हमारे इन्वायरमेंट के श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परावर्तित कर देता है और वो ब्लू कलर को ही हमारी ओर भेज देता है। यहाँ अब अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के किरण मार्ग से विचलित होना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो वो अपना डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेती है, तो इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। और एक ऑप्शन था रिफ्लेक्शन, तो आप लोग ये सब भी नोट कर लीजिए सबका मीनिंग। रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सरफेस पर टकराती है और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वापस लौट जाती है। तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब परावर्तन। और विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? डिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश की किरण मतलब रे ऑफ लाइट किसी अवरोध
से के किनारों पर मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ओपैक ऑब्जेक्ट, जिसके एजेस पे जब रे ऑफ लाइट टकराती है तो वो थोड़ा सा टिल्ट होकर, थोड़ा सा मुड़ के उस ओपैक ऑब्जेक्ट के पीछे जो छाया बनती है उस पर एंटर कर जाती है। इसीलिए हमेशा सारा जो शैडो होती है वो डार्क नहीं होती है, कुछ कुछ शैडो हल्की होती है, कुछ कुछ डार्क होती है। तो इसी प्रोसेस को डिफ्रैक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायनामो एक मशीन है, इसका काम क्या है? तो ऑप्शन है निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तन करना, मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या फिर ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनामो, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डायनामो का आविष्कार किसने किया था? डायनामो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। कब किया था? 1831 में किया था। और मोटर जो क्या है, मोटर डायनामो का ऑपोजिट है, मतलब वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और डायनामो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है? जो हम लोग घर में फ्यूज होती है हमारी, वो किस प्रकार के धातु से, मेटल से बनी होती है? आपके ऑप्शन है प्रतिरोध कम हो, या फिर गलनांक कम हो, या फिर क्वथनांक कम हो, या फिर चालकता कम हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब गलनांक कम हो, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जो हमारी फ्यूज होती है। इसका रीज़न हम लोग देख लेते हैं क्यों उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई ठोस या फिर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंचता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसमें एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट होकर लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेट में रीच करता है। अब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जब एक लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। और फ्यूज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फ्यूज क्या काम करता है? फ्यूज का एक लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट होता है करंट का, अगर उससे भी उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा करंट फ्लो करता है उस सर्किट में तो वो टूट जाता है, वो परिपथ को, मतलब सर्किट को तोड़ देता है, जिससे हमारे मूल्यवान अवयव, मतलब हमारे जो इक्विपमेंट्स है घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हैम्पर ना हो, वो डैमेज ना हो जाए हाई करंट से, हाई वोल्टेज से। तो इसके लिए फ्यूज क्या करता है, सर्किट को तोड़ देता है और बाकी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको ख़राब होने से बचाते हैं। तो इसीलिए फ्यूज हम लोग को ऐसी चीज़, धातु का बना होना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, मतलब हाई करंट फ्लो करने पर वो ईजिली मेल्ट कर जाए और हमारे सर्किट को ब्रेक कर दे। ये फ्यूज का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोबर में उगने वाले कवक, मतलब फंगी को क्या कहते हैं? जो गोबर में जो फंगी उगते हैं, कवक उगते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कोप्रोफिलस, या फिर सैक्सिकोल्स, या फिर कार्टिकोल्स, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोप्रोफिल्स। अब इसके डिटेल्स देखते हैं। कवक अध्ययन, मतलब कवक मतलब फंगी के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। और जो बाकी ऑप्शंस थे आपकी उसके बारे में देख लेते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है, मतलब चट्टान के स्तरों पर, सरफेस पे जो लाइकेन होते हैं उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं, और पेड़ों के खाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकोल्स कहते हैं। तो ये सभी आप लोग नोट कर लीजिए, दूसरे क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल प्रयोग होता है? मतलब हम लोग जो मिल्क को विस्क करके क्रीम बनाते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है? आपके ऑप्शन है अपकेंद्रिक बल, या घर्षण, या अभिकेंद्रिक बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है ये आप लोग देख लीजिए। अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक टाइप ऑफ फोर्स है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। मतलब इस फोर्स में क्या होता है, सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सेंटर से दूर, सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी होती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इसका उल्टा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर की ओर मूव करने की टेंडेंसी होती है। तो हम लोग जब दूध को विस्क करते हैं क्रीम बनाने के लिए तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, मतलब पार्टिकल्स केंद्र से दूर की ओर भागने की कोशिश करती है और वो क्रीम बन जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाए मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। मतलब हमारे जो मानव बॉडी के सैनिक कौन से कोशिकाएं कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, आयरिस या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब सफेद रक्त कोशिकाएं, मतलब जिसको WBC व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल मतलब श्वेत रक्त कोशिका क्या होती है, वो हमारे इम्यून सिस्टम की हिस्सा होती है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है, वो शरीर को संक्रमण एवं अन्य बीमारी से लड़ने में मदद करती है, मतलब हमें इम्यूनिटी देती है, हम दूसरे डिजीज से फाइट करने की ताकत देती है। और RBC मतलब लाल रक्त कोशिका का काम क्या होती है, वो हेमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न अवयव मतलब ऑर्गन्स को पहुँचाती है। मतलब हेमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है RBC में, वो क्या करती है, हमारे ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग सुने होंगे, उसका यूज़ क्यों किया जाता है। आपके ऑप्शन है DC को AC में बदलने के लिए, मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने के लिए, या फिर AC को DC में बदलने के लिए, या फिर AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, मतलब AC वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिव करंट के वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं इसको। तो ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय मशीन है, ये किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े चालकों के माध्यम से विद्युतीय ऊर्जा स्थानांतरित करता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक मशीन है जो एक सर्किट से, इलेक्ट्रिक सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करके परस्पर कनेक्टेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके माध्यम से विद्युतीय ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्थानांतरित करता है। और ट्रांसफार्मर केवल परावर्तित धारा मतलब AC करंट अल्टरनेटिव करंट के साथ ही कार्य करता है, वो डायरेक्ट करंट के साथ कार्य नहीं करता है। और बाकी जो आप लोग विद्युतीय मोटर के बारे में सुने होंगे, वो उसका काम क्या होता है, वो करता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और डायनेमो जस्ट इसका अपोजिट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में। और ये जब हम लोग करंट का कन्वर्शन करते हैं, मतलब AC टू DC कन्वर्ट कौन करता है, रेक्टिफायर करता है। और DC टू AC मतलब डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कौन करता है, इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रस्तुत होने वाला स्क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बना होता है। आप लोग को पता होगा बहुत सारे रिस्ट वॉच में स्क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल किन से बने होते हैं। आपके ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर सोडियम सिलिकेट, या मैग्नेटाइट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मतलब वो स्क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है। तो जो स्क्वार्ट्ज होता है वो एक खनिज होता है जो साधारणतः एक रंगहीन, पारदर्शी और कठोर होता है। ये रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। मतलब जो स्क्वार्ट्ज होता है वो एक खनिज होता है, जो मिनरल होता है, जो नॉर्मली कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और ब्रिटल मतलब हार्ड होता है। वो रेत और ग्रेनाइट से ही बनता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से झूठ पता लगाने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। मतलब झूठ पकड़ने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे ऑप्शन है पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ, ऑडियोमीटर, या फिर एनीमोमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, मतलब पॉलीग्राफ। तो झूठ पकड़ने के लिए हम लोग पॉलीग्राफ यंत्र का यूज़ करते हैं। और इस यंत्र का और एक नाम है लाई डिटेक्टर। तो लाई डिटेक्टर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका खोज इसका डिस्कवर किसने किया था, जॉन अगस्तुस लार्सन ने 1921 में की थी। आप लोग ये नोट कर लीजिए, जॉन अगस्तुस लार्सन ने 1921 में की थी। इससे कैसे पता चलता है झूठ बोलना या ना बोलना, तो उसकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को देखा जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल को नोट करते हैं और एक प्रश्नकर्ता उनसे प्रश्न पूछते हैं। यदि वो झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल P3 निकलता है और उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यही चीज़ नोट कर लेता है ये यंत्र और हमें पता चल जाता है कि वो इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। बाकी जो आपके ऑप्शन थे, सिस्मोग्राफ किस लिए काम आते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करने का काम आते हैं। ऑडियोमीटर किस लिए यूज़ होता है, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक की युक्ति है, तो ये ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यूज़ होता है। और एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए, मतलब एयर का स्पीड मापने के लिए यूज़ होता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीन मफलर क्या है।
तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण को कम करने का एक तकनीक, या फिर वायु प्रदूषण को कम करने की तकनीक, या जल प्रदूषण को कम करने की तकनीक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक। तो ग्रीन मफलर से हम लोग ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ग्रीन मफलर क्या है? ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्र के आसपास या सड़कों या फिर औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्ग के पास की सोसाइटी आदि में शोर जैसे शोर स्थानों में को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। ग्रीन मफलर एक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होता है, घने पेड़ बाधा डालते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। तो इसमें हम लोग घने घने पेड़ लगाते हैं ताकि वो ध्वनि प्रदूषण में ऑब्स्टेकल बनते हैं और उसको कम कर देते हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घर या आदिवासी इलाकों के पास अशोक और नीम के पेड़ लगाए जाते हैं। अशोक और नीम का पेड़ बहुत घना होता है जो कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने में सहायता की जाती है, इसीलिए हम लोग को वो लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेब के बीच में कौन सा तत्व होता है? सेब के बीच में क्या होता है एप्पल के बीच में? यहाँ पे ऑप्शन है एमिग्डलाइन, लोहा, मैग्नीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एमिग्डलाइन। अब ये क्या होता है एमिग्डलाइन? ये वो तत्व है जो मानव के पाचन एंजाइम के संपर्क में आता है और वो साइनाइड रिलीज करना शुरू कर देता है। मतलब ये वो तत्व है जो हमारे अगर पाचन एंजाइम से डाइजेशन एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता है तो वो साइनाइड रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो एमिग्डलाइन जो है वो शुगर और साइनाइड होता है जो शरीर में प्रवेश करने पर हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे मौत भी हो सकती है। इसीलिए सेब का बीज नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मैड काउ डिजीज का कारण क्या है? मैड काउ डिजीज का क्या कारण है? ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, प्रियन, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रियन। अब इसके बारे में देख लेते हैं। मैड काउ डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। वो बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है। इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है। इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब होने लगता है और मैड काउ डिजीज को क्रूटफेल्ट जैकब डिजीज भी कहा जाता है। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? पीएच स्केल के बारे में हम लोग को पता है, वो उसका आविष्कार किसने किया? यहाँ पे ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, SPL सोरेंस, या फिर विलियम रॉडसन, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, SPL सोरेंसन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पीएच एक संख्या होती है। पीएच स्केल में हमें एक नंबर मिलती है जो पदार्थों की अम्लीयता मतलब एसिडिटी या फिर क्षारीयता मतलब एल्कलाइनिटी को प्रदर्शित करता है। मतलब वो रिप्रेजेंट करता है उसकी एसिडिटी और एल्कलाइनिटी को एक नंबर के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? आपके ऑप्शन है मलेरिया, पायरिया, पैचिस, या फिर उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में सभी। मतलब मलेरिया, पायरिया, पैचिस ये सब प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारियां हैं पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस और सोने की बीमारी। तो ये सारी बीमारियां प्रोटोजोआ की वजह से ही होती है और इन्हें याद रखने का एक ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा पापा मतलब पायरिया, फिर कालाजार, मलेरिया, पैचिस और सोने का बीमारी। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स का नाम क्या है जो कि हमारे ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड है, कनेक्टेड है? आपके ऑप्शन है लार ग्रंथि, यकृत, या फिर अन्याशय और अन्याशय, या लार ग्रंथि और यकृत, या फिर लार ग्रंथियां और अन्याशय, या फिर यकृत और अन्याशय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब लार ग्रंथि, यकृत और अन्याशय। ये सारी ग्लैंड हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड है। अब मानव पाचन तंत्र मतलब ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम होता है। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को जल अपघटित एंजाइम द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल कार्बनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ होता है ये ग्लैंड? ये मुंह से स्टार्ट होकर गुदा तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19। बोन्स, सेरेब्रम और मेडुला निम्न में से किसका हिस्सा है? आपके ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क मतलब फोरब्रेन, मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन, पंचम मस्तिष्क, या फिर उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब पंचम मस्तिष्क। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये वो मस्तिष्क का पिछला भाग है, वो अनुमस्तिष्क, सेरेब्रम एवं मेडुला ऑब्लेंगेटा
से बना होता है। अब अनुमस्तिष्क का मतलब सेरेब्रम क्या काम करता है, वो मुद्रा, संवेदन, संतुलन, ऐच्छिक पेशीय गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है और संतुलन बनाए रखता है। मेड्यूला ऑब्लिगेटा क्या होता है, ये वो बेलनाकार रचना होती है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरंज के रूप में पाया जाता है और वो श्वसन को नियंत्रित करता है, रेस्पिरेशन को। और मेड्यूला में हृदय, उल्टी, बासमोटर केंद्र होते हैं और ये हृदय गति एवं रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को स्वागत कार्य में संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, मतलब ग्लाइकोसिस जो प्रोसेस है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। आपके ऑप्शन है पायरुविक एसिड मतलब अम्ल, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्लूकोज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड होता है एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोसिस के प्रोसेस का। ग्लाइकोसिस क्या होता है या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। ये हमारे रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज होता है जो कोशिका द्रव में होती है। ये क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसके कारण ग्लूकोज का एक अणु से पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं और तथा कुछ ऊर्जा मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ग्लाइकोसिस प्रोसेस है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या कितनी होती है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 11। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब 7। नेक्स्ट इसके डिटेल्स देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है, मतलब उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है तो इसीलिए हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है मतलब वर्टिकल कॉलम्स है जिसे ग्रुप्स कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे पीरियड या फिर आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रक्त संचार या रक्त परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन को किसने खोजा। आपके ऑप्शन है वॉल्ट्रियर, विलियम हार्वे, लेयर हॉन्ग्स या फिर इनमें से कोई नहीं मतलब नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे। तो रक्त संचार या फिर रक्त सर्कुलेशन को विलियम हार्वे ने खोज की। अब मनुष्य व अन्य पशुओं में परिसंचरण तंत्र का वो तंत्र है जो शरीर के भीतर सामग्रियों का परिवहन का जिम्मेदार होता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर के चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका होता है। इसमें हृदय, ध्वनियाँ, नसें, कोशिका और रक्त भी होती है, मतलब ये सब इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर द्वारा उत्पादित मुख्य अपशिष्ट क्या होते हैं, मतलब सबसे मेन अपशिष्ट क्या होता है जो हम लोग रिमूव कर देते हैं। यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ए और बी दोनों या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मतलब ए और बी दोनों, मतलब यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मेन अपशिष्ट होते हैं जो मानव शरीर द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है। तो मेन जो कॉर्क हम लोग यूज़ करते हैं उसको व्यापारिक कमर्शियल जो कॉर्क होता है वो कहाँ से मिलता है। आपका ऑप्शन है कॉर्क कैम्बियम से या फिर जाइलम से या फिर फ्लोएम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मतलब कॉर्क कैम्बियम से मिलता है कमर्शियल कॉर्क। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क एक पेड़ के खाल से बना है। और कैम्बियम क्या होता है, वनस्पति विज्ञान में एक कैम्बियम एक उत्तक परत है जो पौधे के विकास के लिए असामान्य कोशिकाओं को प्रदान करता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, मतलब कौन सा ग्लैंड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आपके ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्लैंड मतलब एड्रेनल ग्लैंड या फिर थाइमस ग्रंथि या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मतलब अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रेनल ग्लैंड। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा।
अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्लैंड कोशिका रूपी जीवों में पाई जाने वाली एक अर्धस्वथी ग्लैंड है, मतलब एंडोमेट्रिक ग्लैंड है। इसका मुख्य कार्य तनाव के सृष्टि में हार्मोन निकालता है। थायराइड क्या होता है? ये एक अंतस्रावी ग्रंथि है, मतलब ये भी एक एंडोमेट्रिक ग्लैंड होता है। वो मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म, विकास एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और थाइमस ग्रंथि क्या होती है? थाइमस हार्मोन स्रावित करता है जो शरीर के रोग प्रतिरोध परिपक्वता प्रणाली में विकास करता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और